Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for National MD CAT. आज हम लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का पहला हिस्सा नर्वस कोऑर्डिनेशन है। तो लेक्चर की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल डिस्कस करेंगे जिसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन आज के हमारे डिस्कशन का हिस्सा होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दो पार्ट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन के की कॉन्सेप्ट्स देखें जो कि हमारे सिलेबस में शामिल हैं तो उसमें सबसे पहला पार्ट है नर्वस सिस्टम, जो कि मैन के केस में स्टडी किया जाएगा। नर्व इंपल्स, स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब नर्व इंपल्स जो है वो उसमें हम डिटेल देखेंगे कि साइनैप्स और नर्व इंपल्स जो है वो किस तरह से एस्टैब्लिश होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम ये स्टडी करेंगे कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स हैं, जैसे रिसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस, एनालाइजिंग एंड प्रोसेसिंग एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर स्टिमुलस प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। इसी तरह से न्यूरॉन की बात करेंगे कि जो कि स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से कितने टाइप्स के हैं और मॉर्फोलॉजिकली इनमें क्या डिफरेंस है। ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, इसके बारे में देखेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमिट कैसे होता है इन द फॉर्म ऑफ साइनेप्सिस, जो कि दो तरह से हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस और केमिकल साइनेप्सिस। और उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल बिटवीन द सेल, जो कि साइनेप्स की सूरत में स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा जिसमें हम रिफ्लेक्सेस एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में जानेंगे, जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे इसकी। उसके बाद लेवल्स की बात करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स मेन फंक्शंस, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डिफरेंट लेवल्स कौन से हैं और कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और लास्ट पे हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे जिसमें इसके डिफरेंट पार्ट्स और उसके मेन फंक्शंस को स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम या स्टेप्स इन्वॉल्व इन नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है उनको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नर्वस सिस्टम देखें तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन एक्चुअली इंटरेक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर्स का इंटीग्रेट करना ताकि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अब वो फंक्शन क्यों परफॉर्म किया जाएगा? दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द डिटेक्शन ऑफ एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। दैट एनवायरनमेंट इज मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन जो दो तरह से की जाती हैं, उसमें से जो मेन थीम है दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। जो भी स्टिमुलस आएगा उसको रिस्पॉन्स करना, वो इंटरनल स्टिमुलस हो सकता है या एक्सटर्नल स्टिमुलस हो सकता है। अब इसमें जो सबसे पहले स्टिमुलस का डिटेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना और प्रोसेस करना, और थर्ड पॉइंट पे आता है रिस्पॉन्ड करना। इन तीनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं स्टेप्स इन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो फर्स्ट वन इज रिसेप्शन, to receive the stimulus. Second one is analyzing and processing the information, which will be done by the neuron. And third one will be response, which is produced by the effector. That effector is maybe a muscle or a gland. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप से ही बात करते हैं, रिसेप्शन। रिसेप्शन जैसा कि मैंने कहा, रिसेप्शन का मतलब रिसीविंग द स्टिमुलस है। वो स्टिमुलस जो रिसीव किया जाएगा दैट विल बी डन बाय द रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर है इन्हीं को दूसरा नाम ट्रांसड्यूसर भी दिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द टर्म रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो हैं वो ऑर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, या नर्व और न्यूरॉन एंडिंग्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट नेचर हो सकती है इसकी। तमाम का पर्टिकुलर पर्पस क्या है? to receive the stimulus, to detect the change in the external or internal environment, जिसको हम endogenous या exogenous का नाम दे सकते हैं। अब जो चेंज को डिटेक्ट किया तो इस डिटेक्शन ऑफ द चेंज यानी कि टाइप ऑफ द चेंज पे, टाइप ऑफ द स्टिमुलस पे हम
रिसेप्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रिसेप्टर की टाइप है दैट इज कीमो रिसेप्टर। लफ्ज से वाज़ह है कीमो केमिकल से, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और आयंस। तो कभी भी जो कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल डिटेक्ट करना इन ब्लड, ये इसके लिए रिसेप्टर्स कहां पे है, मिडल्ला ऑफ ब्रेन। ये सारे पॉइंट जो हैं एक्चुअली एमसीक्यू के रेफरेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक पॉइंट जो है वो पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल या इस किस्म के स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स कौन से हैं या कहां पे मौजूद हैं। तो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे उसके लिए तो जनरल आंसर होगा कीमो रिसेप्टर, लेकिन इनकी लोकेशन क्या होगी उसके लिहाज से हमने स्पेसिफाई किया ऑक्सीजन लेवल कैरोटिड बॉडी के जरिए, इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एंड ऑस्मो रिसेप्टर, ये इन तमाम के लेवल को और ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर के लेवल को मेजर करने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ऑफ द ब्रेन। इसी तरह से स्मेल के लिए जो कि ऑल्फैक्शन है उसमें नेजल एपिथेलियम नोज में मौजूद होंगे। टेस्ट के लिए गस्टेशन जिसको हम नाम देते हैं दीज आर प्रेजेंट एट द टेस्ट बड्स प्रेजेंट ऑन द टंग। तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस जो है वो उसके अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो लोकेशन पर्टिकुलरली किस एरिया में है उससे रिलेटेड हमें एमसीक्यू पूछा जा सकता है। कीमो रिसेप्टर एक काइंड है रिसेप्टर्स की, दूसरी जो है या अदर रिसेप्टर्स की टाइप देखें तो उसमें दूसरी मेन टाइप है मैकेनो रिसेप्टर। तो मैकेनो रिसेप्टर को जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। Mechanoreceptors, these are the receptors for the detection of stimulus of touch, hearing, pressure, equilibrium, body position और acceleration। ये वो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई होंगे जिनको डिटेक्ट करने के लिए मैकेनोरिसेप्टर्स जो हैं वो काम करेंगे। मैकेनिकल वर्ड से है जो कि पर्टिकुलरली या जनरल टर्म में टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट देखें तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं या एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स होती हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो हैं वो हो सकते हैं। अगर मैकेनोरिसेप्टर्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द विद रेफरेंस टू स्किन बात करें तो ये किस एरिया में इनकी वर्किंग क्या है और किस तरह से मौजूद होते हैं, जैसे मिजनल कार्पसल जो हैं उनके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दीज आर प्रेजेंट इन द स्किन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द टच। इसी तरह से पेसिनियन कार्पसल जो हैं दीज आर प्रेजेंट डीप इन द स्किन और ये एक्चुअली प्रेशर को मेजर करने के लिए होते हैं। इसी तरह से स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे नॉर्मली इनको बैरो रिसेप्टर्स का नाम दिया जाता है जो कि ब्लड वेसल्स में हो सकते हैं जो कि स्ट्रेच को मेजर करेंगे। इसी तरह से स्टमक की वॉल में जो कि अलाउजल ऑफ हंगर के लिए आमतौर पर जैसे हम कहते हैं पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो जाना भूख लगने से, तो वो जो वेव ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन आती है उसके लिए स्टमक में जो रिसेप्टर्स हैं उनके लिए। इसी तरह से ब्रैंकियल वेसल्स इन द फिशेस और उसके साथ साथ जॉइंट्स में भी ये मौजूद होते हैं जो कि वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से ये रिसेप्टर्स जो हैं वो हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशंस पे हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अदर देन ह्यूमन भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे जॉइंट्स के केस में अगर हम देखें तो जो रेंगने वाले जानदार हैं उनमें खास तौर पर ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। इसी तरह से तीसरा जो रिसेप्टर की टाइप है दैट इज थर्मोरिसेप्टर्स। थर्म का लफ्ज जो है वो हीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका मतलब दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट द चेंज इन द टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा दोनों चीजों को डिटेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इन्वायरमेंट में कोल्ड कंडीशन और वार्म कंडीशन दोनों को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दे विल रिस्पॉन्स टू कोल्ड एज वेल एज वार्मथ कंडीशंस। इनका स्ट्रक्चर फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने मैकेनोरिसेप्टर में देखा कि वो फ्री नर्व एंडिंग भी हैं और स्ट्रे भी हैं। फोटोरिसेप्टर की बात करें तो फोटो का लफ्जी मतलब होता है लाइट। तो रिसेप्टर्स टू डिटेक्ट द लाइट जो कि
आईज में मौजूद होंगे एंड रॉड्स एंड कोन्स जो कि सेल्स ऑफ द आईज हैं उनमें ये मौजूद होंगे। इन्हीं को दूसरा नाम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी देते हैं। तो आईज में जो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं वो फोटो रिसेप्टर कॉमनली या स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद नोसिसेप्टर्स देखिए, तो दीज आर द रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन। ये अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स के हामिल होते हैं और पेन जो है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंटली रिसेप्टर्स हैं जिनकी लोकेशन, उनका स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड होना जो कि पर्टिकुलर स्टिमुलस को डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे। अब जो सेंसेशन है बुनियादी तौर पर किसी भी स्टिमुलस की डिटेक्शन जो कि रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस है, उसके लिए प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन जो होती है उसको हम नाम देते हैं मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। तो ईच प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन। अब ये जो प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन है इसको किस तरह से स्पेसिफाई किया जाएगा कि अब जैसे मिसाल के तौर पर मेरी जो न्यूरॉन्स हैं जो कि प्रोसेस कर रही हैं या उसको ट्रांसफर कर रही हैं फ्रॉम द रिसेप्टर टू इफेक्टर, वो तो कॉमन है, उन तमाम का काम तो सेम है। तो किस तरह से डिफरेंट जो स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है बाय द ब्रेन। तो उसके लिए दो बेसिक पॉइंट जो हैं वो हमें समझना पड़ते हैं। पहला पॉइंट, स्पेसिफाइड एरिया इन द ब्रेन। कोई भी जो स्टिमुलस है उसके लिए उसको पहुंचाया जाता है पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन। जैसे मिसाल के तौर पर अगर रिसेप्शन ऑफ लाइट है तो उसको पर्टिकुलर एरिया ऑफ ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा उसको, ताकि लाइट को जो है वो रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसी तरह से कोल्डनेस को, वार्मनेस को और मुख्तलिफ जो स्टिमुलाई हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, उनको पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से उनको जो पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाने के साथ साथ स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन भी होंगे। जैसे टच रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है, इसी तरह से जो फोटो रिसेप्टर हैं पर्टिकुलर एरियाज में है, प्रेशर रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है और इसके साथ साथ कीमो रिसेप्टर पर्टिकुलर एरियाज में है। मैं अगर एग्जांपल दूं, अगर आप किसी चीज का टेस्ट हासिल करना चाहते हैं तो वो टेस्ट बड से आप पहचान सकते हैं। आप कभी भी हाथ लगा के फिंगर से टेस्ट हासिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली कीमो रिसेप्टर्स हैं वो हमारी फिंगर्स की रिजिस पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर एरिया स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं और पर्टिकुलर एरिया या स्पेसिफाइड एरिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जहां तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट बनता है जो कि प्रिंसिपल टाइप ऑफ सेंसेशन बनाता है, जिसको हम कहते हैं मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। इसके साथ ही जब हम सेंसरी रिसेप्टर्स की बात कर रहे हैं 5 सेंसेस के लिए, तो इनका जो वर्किंग है सेंसरी रिसेप्टर की विद रेफरेंस टू स्किन देखें तो बेसिकली 3 बुनियादी टाइप के रिसेप्टर्स बनते हैं। अगर हम स्किन के रेफरेंस से इनकी वर्किंग देखें तो पहली टाइप जो है उसको हम नाम देते हैं हेयर एंड ऑर्गन्स। दीज आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ हेयर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टच। इसी तरह से दूसरे नंबर पे मिजनर कार्पसल्स हैं जो कि एनकैप्सुलेटेड होते हैं, विद इन द कैप्सूल होते हैं, यानी कि फ्री नहीं होते या नॉन कैप्सुलेटेड नहीं होते। और उसके साथ साथ दीज आर प्रेजेंट इन पेपिलाई ऑफ रिजिस, जो हमारे फिंगर की टिप्स हैं उसमें मौजूद होते हैं, पर्टिकुलरली टच के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और पेसिनियन जो है ये एनकैप्सुलेटेड ही होते हैं और उसके साथ साथ इनका जो पोजीशन है वो डीप इन द स्किन होती है, इसलिए ये डीप प्रेशर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। अब प्रेशर और पेन ये दो डिफरेंट सेंसेशन जो है वो कंसिडर की जाती हैं। तो ये वो मुख्तलिफ किस्म के रिसेप्टर्स थे जो कि पर्टिकुलरली जिनके हमने डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो देखे। अब एक और यहीं पे सवाल हमारे जहन में आता है कि ये जो रिसेप्टर्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, क्या पूरी बॉडी में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और पूरी बॉडी में हर जगह पे क्या हर किस्म का रिसेप्टर मौजूद होता है? तो इस सवाल का आंसर जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बॉडी,
इसके लिए हम कहते हैं सिंपल सा आंसर है दीज आर अनइवनली या नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बॉडी सरफेस। यानी कि जो टच रिसेप्टर्स हैं, अभी मैंने एग्जांपल दी कि टेस्ट बड्स जो हैं दीज आर ओनली प्रेजेंट ऑन द टंग, इसी तरह से जो फोटो रिसेप्टर्स हैं ओनली प्रेजेंट इन द आईज। तो मुख्तलिफ जो रिसेप्टर्स हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक तो पर्टिकुलर एरियाज में है और दूसरे नंबर पर हर एक रिसेप्टर की कंसंट्रेशन एक जैसी नहीं है। कुछ रिसेप्टर की तादाद या कंसंट्रेशन या जो उनके नंबर है वो दूसरे रिसेप्टर से कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं या कम होते हैं। इस बात के लिए हमारी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई जिसमें कहा गया कि जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये पर्टिकुलरली कहा जाता है नियरली 27 टाइम मोर होते हैं देन कोल्ड रिसेप्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू। ये तीनों पॉइंट जो है वो पूछे जाते हैं वैल्यू के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू जो है वो किस तरह से है। तो पेन रिसेप्टर 27 टाइम ज्यादा है कोल्ड रिसेप्टर से, कोल्ड रिसेप्टर 10 टाइम ज्यादा है हीट रिसेप्टर से, और तीसरा पॉइंट हम एज्यूम करते हैं इससे कि हीट रिसेप्टर जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 270 टाइम ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द पेन रिसेप्टर। तो ये पॉइंट जो है वो विद रेफरेंस टू एमसीक्यू पूछा जा सकता है, जिससे हमने दोनों बातें जो है वो की। एक तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है तीनों रिसेप्टर की या बाकी रिसेप्टर्स की भी, और तीनों रिसेप्टर पूरी बॉडी पे हर जगह पे मौजूद नहीं होते। डिफरेंट रिसेप्टर डिफरेंट एरियाज या स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ द बॉडी पर मौजूद होते हैं। ये पहला पॉइंट था जो कि स्टेप्स इन नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो कि रिसेप्टर से रिलेटेड था। अब रिसेप्टर ने जो स्टिमुलस था एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो चेंज आई थी उसको डिटेक्ट कर लिया। नाउ आफ्टर द डिटेक्शन दैट पर्टिकुलर मैसेज शुड बी ट्रांसपोर्टेड, एनालाइज्ड एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल टू गिव द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैसेज टू द इफेक्टर फॉर क्रिएशन ऑफ अ रिस्पॉन्स। तो वो स्ट्रक्चर जो कि रिसेप्टर से मैसेज को रिसीव करता है और इफेक्टर तक भेजता है उसको हम नाम देते हैं न्यूरॉन या नर्वस टिश्यू। अब जो न्यूरॉन है ये स्ट्रक्चरल चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। जब भी हम नर्वस सिस्टम में नर्वस टिश्यू की बात करते हैं तो उसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक को हम न्यूरॉन का नाम देते हैं और दूसरे को नाम दे देता है न्यूरोग्लियल सेल या न्यूरोग्लिया, या इसी को ग्लायल सेल भी अकेले कहा जाता है। ये दोनों किस्म के सेल्स जो हैं वो 50% ऑफ द टोटल नर्वस टिश्यू होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं ये 50% ऑफ टोटल नर्वस सिस्टम है और न्यूरोग्लियल सेल्स जो हैं वो भी 50% हैं। अब जो न्यूरॉन है इनका काम तो है एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना, और जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं ये एक्चुअली नर्सिंग सेल्स होते हैं। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है हम जानते हैं अगर एक दफा मैच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो उस सेल को प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। और उन सेल्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल है वो शुआन सेल है। ये शुआन सेल जो हैं ये बुनियादी तौर पर माइलिन शीथ बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट न्यूरोग्लियल सेल्स में से एक शुआन सेल भी कंसिडर किया जाता है। अब अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हम यहां पे बुनियादी तौर पर स्ट्रक्चरल एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक जनरलाइज्ड न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसके बाद फिर उनको कंपैरिजन करना आसान होगा। कोई भी एक न्यूरॉन जो है वो 3 बुनियादी स्ट्रक्चर्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें मेन जो स्ट्रक्चर होता है उसका वो उसकी सेल बॉडी है और उसके साथ सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं दैट इज मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सॉन एज वेल एज डेंड्राइट। तो जो मेन बॉडी है जिसको हम सेल बॉडी या सोमा का नाम देते हैं, दैट कंटेन a major role for the metabolic activity या structural and functional activity of the neuron। क्योंकि न्यूरॉन के पास जो सेल बॉडी है उसमें उसका न्यूक्लियस मौजूद होता है और वही एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं न्यूरोलिमा, और इसके पास जो इंटरनल साइटोप्लाज्म होता है वो स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम नाम देते हैं एक्सोप्लाज्म, और
इसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म ऑफ द या एक्सोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन होता है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड बॉडीज होती हैं जिनको हम नीजल ग्रेन्यूल का नाम देते हैं। ये तो एक जनरल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होगा। अब उस स्ट्रक्चर में से सेल बॉडी के साथ हमने कहा दो प्रोसेसेस मौजूद होते हैं, फर्स्ट वन इज डेंड्राइट एंड सेकंड वन इज एक्सॉन। हमेशा याद रखिए डेंड्राइट इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी और एक्सॉन जो है वो हमेशा अवे फ्रॉम द सेल बॉडी मैसेज को ले जाएगा, वो चाहे सेंसरी न्यूरॉन में हो, एसोसिएटिव में हो या मोटर न्यूरॉन में हो। तो डेंड्राइट इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज टुवर्ड्स द सेल बॉडी और एक्सॉन इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक द मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब यहां पे हम तीनों न्यूरॉन्स के मॉर्फोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात करें तो सबसे पहले आप देखें तो तीनों के पास कॉमन फीचर सेल बॉडी मौजूद है। इसी तरह से सेलुलर प्रोसेसेस भी मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ डेंड्राइट एज वेल एज एक्सॉन। लेकिन स्पेसिफिकली सेंसरी न्यूरॉन में देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दैट हैव डेंड्रॉन। इसके लिए हम कहते हैं दे हैव नो ट्रू डेंड्राइट। व्हाई? बिकॉज स्ट्रक्चरली डेंड्रॉन इज सेम एज द एक्सॉन एक्सेप्ट इट्स टर्मिनल पोर्शन। यानी कि एक डेंड्राइट जो है वो जब सिंगुलर होगा तो उसको कहा जाएगा डेंड्रॉन। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से एक्सॉन ही है क्योंकि इनके गिर्द भी माइलिन शीथ मौजूद होती है और उसके साथ साथ इसका जो टर्मिनल पार्ट है वो एक्चुअली डेंड्राइट की तरह बिहेव करता है बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू अटैच विद द रिसेप्टर। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंसरी न्यूरॉन का जो की फीचर है उसके पास ट्रू डेंड्राइट्स नहीं होते। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव न्यूरॉन में जो डेंड्राइट हैं वो दो तरह के बनते हैं, दैट आर मे अपीयर एज अ स्पाइनी लुक और मे बी ट्री लाइक अपीयरेंस, जाके प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड या ट्री लाइक अपीयरेंस जो है वो शो करेंगे। जबकि मोटर न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स हैं वो डिफरेंट फाइबर्स की सूरत में ओरिजिनेट होते हैं। यहां पे अब एक पॉइंट देखिए कि ये जो एक फाइबर है इसको हम नाम देते हैं डेंड्रॉन, जबकि ये पूरा गुच्छा जो कि एक फाइबर से ही ओरिजिनेट हो रहा है इसको नाम दिया जाता है डेंड्राइट। और जब हम एक गुच्छा दूसरा तीसरा इन सबको कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो ये कहलाता है डेंड्राइट्स। जो कि डेंड्राइट और डेंड्राइट्स का स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन में एग्जिस्ट नहीं करता। सेंसरी न्यूरॉन हमेशा रिसेप्टर्स के साथ एसोसिएटेड होंगे, जबकि मोटर न्यूरॉन इफेक्टर के साथ एसोसिएटेड होते हैं ताकि रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्रॉन जो है वो रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड होगा और जो इफेक्टर है वो एक्सॉन के साथ एसोसिएटेड होगा। जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन, जिसको दूसरा नाम इंटर न्यूरॉन या इंटरमीडिएट न्यूरॉन भी दिया जाता है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है और ये हमेशा सिर्फ ब्रेन एरिया और स्पाइनल कॉर्ड के एरिया में मौजूद होगा, जबकि सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन जो हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखें तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर बिकॉज देयर सेल बॉडी इज प्रेजेंट एट द मार्जिनल एरिया नॉट इन द सेंट्रल पार्ट। तो ये यूनिपोलर होते हैं, कुछ इसमें से बाइपोलर के तौर पर बिहेव करते हैं, जबकि एसोसिएटिव न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जो हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन के तौर पर क्लासिफाई किए जाते हैं। तो एक्चुअली न्यूरॉन को तीन बेसिक कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ये हम कहते हैं कि ये सेंसरी है, एसोसिएटिव है और मोटर है, और अगर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये यूनिपोलर, बाइपोलर या मल्टीपोलर हो सकते हैं, जिसमें सेंसरी न्यूरॉन नॉर्मली यूनिपोलर है, लेकिन सम सेंसरी न्यूरॉन बिहेव्स एज अ बाइपोलर, जबकि एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन जो है वो मल्टीपोलर के तौर पर बिहेव करते हैं। दैट वाज अबाउट द न्यूरॉन, जो कि सेकंड स्टेप था, जो कि एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर थी। अब तीसरा पार्ट जो है उसमें हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्रिएट किया जाए, दैट रिस्पॉन्स विल बी बाय द इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स के बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है जी नर्व इंपल्स।
जब हम बात करते हैं नर्व इम्पल्स की तो दैट इज एक्चुअली अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी कि दो तरह से होगा, इलेक्ट्रिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो किसी भी एक न्यूरॉन के अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन के लिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस आती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस हैं, जैसा कि आयंस का जो लेवल है वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन या न्यूरोलिमा चेंज हो, तो उसको हम नाम देते हैं नर्व इम्पल्स। अब जो एक नर्व इम्पल्स है, इसको मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेजर करना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है क्या? दैट इज द कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। किसी भी इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी एक इलेक्ट्रिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए कैपेसिटी होगी, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है एट द न्यूरॉन लेवल, उसको नाम दिया जाता है ऑसिलोस्कोप। अब ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, इसको जब मेम्ब्रेन पे मेजर करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जैसा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में हमने कहा कैपेसिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क, इस इलेक्ट्रिकल वर्क के परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस की बुनियाद पर शो होती है। दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज्ड आयंस that are positive or negatively charged ion at internal और external part of the neuron membrane। तो अगर हम membrane potential कहें तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन या न्यूरोलिमा पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा उसे नाम दिया जाएगा मेम्ब्रेन पोटेंशियल। That membrane potential can be of two types, that is maybe resting membrane potential और action potential, जिसको active membrane potential भी कहा जाता है। जब भी ऐसा मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन पे मेजर किया जाएगा, उसको नाम दिया जाएगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो इसको हम कहते हैं नेट डिफरेंस इन चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन इनर एंड आउटर टू द मेम्ब्रेन इन नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन। तो एक्चुअली एक न्यूरॉन अगर है तो उसकी मेम्ब्रेन के आउटर साइड और इनर साइड पर जो नेट डिफरेंस होगा इन अ नॉन कंडक्टिंग, जो कि रेस्टिंग कंडीशन में होगी, जिसमें नर्व इंपल्स क्रॉस नहीं हो रही, उसमें मेजर किया जाएगा जब, तो वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाएगा। यहां पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करते हैं? तो सबसे पहले जो सोडियम पोटेशियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो मेन रोल प्ले करती है, जिससे हम ये जज करते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या एक्शन पोटेंशियल है। तो याद रखिए जो सोडियम पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन है वो आउटर साइड पे जो सोडियम की कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम ज्यादा होगी सोडियम एज कंपेयर टू इनर साइड। उसके मुकाबले में जो पोटाशियम है वो 20 टाइम्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर साइड। और अगर हम इसको एग्जैक्टली मिली मोलर कंसंट्रेशन में मेजर करें तो हम ये कहते हैं कि जो इसकी अमाउंट है वो पोटाशियम आयंस जो हैं वो 5:150 मिलीमोलर होते हैं, जबकि जो सोडियम है वो उसकी तादाद 15:145 की रेशियो में मेजर की जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम आउटर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू इनर साइड। और इसी तरह से पोटाशियम जो है वो 20 टाइम्स इनर साइड पे होते हैं एज कंपेयर टू आउटर साइड। तो ये सोडियम पोटाशियम आयंस कंसंट्रेशन है। उसके अलावा इस सोडियम पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा होता है, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप कहलाता है, क्योंकि ये एक्टिव जो मूवमेंट है ये एक्टिवली चार्ज पंप होता है, जिसके जरिए हमेशा सोडियम आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स आउटर साइड और पोटाशियम को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टुवर्ड्स इनर साइड मूव किया जा रहा होता है। तो एक्चुअली सोडियम पोटाशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए होगा और इसके लिए एनर्जी यूज होगी, जो कि सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप कहलाएगा। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी विल बी परफॉर्म्ड। तीसरे नंबर पे जो इनर साइड है वो कंपैरेटिवली लेसर पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू आउटर साइड, या हम इसको दूसरी तरह से कहते हैं कि आउटर साइड इज कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव एज कंपेयर टू इनर साइड।
तो इस आउटर साइड को कंपैरेटिवली या रिलेटिवली मोर पॉजिटिव रखना और इनर साइड को रिलेटिवली नेगेटिव जो है वो लेसर पॉजिटिव रखने के लिए इनर साइड पर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होते हैं, जिसके जरिए इनर साइड लेसर पॉजिटिव या इनडायरेक्टली नेगेटिव होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो ये सोडियम पोटाशियम पंप कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, उसकी वजह जो है वो लीकेज ऑफ पोटाशियम आयन है। याद रखिए एवरी आयन हैज सम डिफिकल्टी टू क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट पोटाशियम आयन। तो पोटाशियम आयन जो है वो इस सेल मेम्ब्रेन में से, स्पेशलाइज्ड सेल मेम्ब्रेन न्यूरोलेमा में से लीकेज हो जाती है। अब एक्चुअली पोटाशियम जो है वो इनवर्ड आना चाहिए थ्रू सोडियम पोटाशियम पंप, लेकिन यहां से सम टाइम क्या होता है, पोटाशियम जो है वो लीकेज हो जाती है, तो इसको हम पोटाशियम लीकेज का नाम देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम पोटाशियम कंसंट्रेशन दोनों साइडों पे डिस्टर्ब हो जाती है और अल्टीमेटली सोडियम पोटाशियम पंप के जरिए जब भी सोडियम पोटाशियम पंप डिस्टर्ब होता है जो लीकेज की वजह से, तो सोडियम पोटाशियम पंप की वजह से सोडियम के 3 आयंस जो हैं वो बाहर जाते हैं और पोटाशियम के 2 आयंस जो हैं वो अंदर आते हैं, ताकि इस कंसंट्रेशन को बैलेंस किया जा सके। इसके बाद जब ये सारे फैक्टर्स हम देख लेते हैं तो इन फैक्टर्स के होते हुए जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू ऑसिलोस्कोप पे हमें ऑब्जर्व होती है उसको हम कंसीडर करते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट। तो इनर साइड जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है उस पे वैल्यू -70 मिलीवोल्ट या 0.07 वोल्ट शो होती है। उसके मुकाबले में जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो रेस्टिंग को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल में एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली होता है +50 मिलीवोल्ट या +0.05 वोल्ट। अब ये लेवल अटेन करने के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है, यानी कि नॉन कंडक्टिंग एक मेम्ब्रेन है उस पे नर्व इंपल्स आने के लिए एक particular stimulus required होता है। The minimum stimulus which is able to convert the resting membrane potential in action potential is called as threshold stimulus। ये जो threshold stimulus है, जैसे ही ये stimulus अचीव होता है तो चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। ये चार्जेस रिवर्स होने की वजह क्या है, that is actually the opening of या working of sodium potassium gated channel। जैसे ही थ्रेशहोल्ड अचीव होता है तो सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, जो पोलराइज्ड स्टेट जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अटेन की हुई थी वो डीपोलराइज हो जाती है और उस डीपोलराइज होने की वजह से जो आउटर साइड है एक पर्टिकुलर एरिया से वो कंपैरेटिवली नेगेटिव चार्ज हो जाती है और इनर साइड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम जो है वो आउटवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन एक्शन पोटेंशियल में जो सोडियम गेटेड चैनल है वो सोडियम को इनवर्ड मूव करना शुरू कर देगा और डीपोलराइजेशन आ जाएगी। जैसे ही डीपोलराइजेशन होगी तो एक पर्टिकुलर लेवल अचीव करने के बाद जैसे ही डीपोलराइजेशन का इतना लेवल होगा कि इनर साइड अप्रोक्सीमेटली +50 मिलीवोल्ट या +0.05 वोल्ट तक हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाएगा। अगर इसका लेवल जो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का लेवल वेरिएबल होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सम टाइम इसका लेवल कम होता है और सम टाइम इसका लेवल ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कंडीशंस। अगर थ्रेशहोल्ड अचीव ना हो सके या इससे कम स्टिमुलस मिलता रहे तो एक्शन पोटेंशियल अचीव नहीं होता। इसकी एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी पे मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया कंटिन्यूसली अटैच हो रहे हैं, but we have not ability to detect the stimulus. Why? Because of their attachment, their touching to the body is lesser than the threshold stimulus. तो इस वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। अगर उसका लेवल जो कोई स्ट्रक्चर हमारी बॉडी को टच कर रहा हो उसका लेवल जो टच करने के लिए जो स्टिमुलस है वो थ्रेशहोल्ड से ऊपर हो जाए तो अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल आ जाता है और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होने की वजह से हम उस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं। जो सोडियम इनरवर्ड आएगा तो डीपोलराइजेशन होगी और उसके बाद जो पोटाशियम है वो आउटवर्ड मूव करने की वजह से क्या होगी,
रीपोलराइजेशन। याद रखिए, सोडियम पोटाशियम पंप एट द टाइम ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल साइमल्टेनियसली काम करता है। मतलब जब सोडियम आउटवर्ड मूव कर रहा है उसी वक्त पोटाशियम को इनवर्ड मूव किया जा रहा होता है, जबकि जो एक्शन पोटेंशियल है उसके केस में जब सोडियम इनवर्ड मूव कर रहा होता है उस वक्त पोटाशियम गेटेड चैनल क्लोज होते हैं। लेकिन जैसे ही सोडियम गेटेड चैनल क्लोज होते हैं तो पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। यानी कि शॉर्टली समराइज करके मैं ये कह सकता हूं, सोडियम पोटाशियम पंप में दोनों आयंस की मूवमेंट जो है वो एक साथ हो रही होती है, जबकि सोडियम पोटाशियम गेटेड चैनल में एक चैनल ओपन होता है और दूसरा चैनल क्लोज्ड होता है। और इस बुनियाद पर हम ये इसमें जो डिफरेंस है वो कर सकते हैं। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, इसको हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए जान सकते हैं कि किस तरह से सोडियम के इनवर्ड आने से डीपोलराइजेशन होती है और पोटाशियम के आउटवर्ड जाने से रीपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस को ग्राफ की सूरत में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम एक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक सिंपलेस्ट ग्राफ जो है वो हम शो कर सकते हैं, जिसमें यहां पे इस साइड पर हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं इन टर्म ऑफ मिली वोल्ट, और इस साइड पर हम टाइम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मिली सेकेंड। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो पार्ट, ये पर्टिकुलर एरिया जहां पे -70 मिली वोल्ट पर जो है वो वोल्टेज शो हो रहा है ऑसिलोस्कोप पे, तो उस पे हम देख रहे हैं कि ये पोलराइज्ड स्टेट है जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगी। पोलराइज्ड स्टेट में हम सिंपली ये जानते हैं कि जो आउटर साइड है वो कंपैरेटिवली मोर पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू इनर साइड। जैसे ही थ्रेशहोल्ड आता है, ये वो पॉइंट है जहां पे थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस अचीव होगा। जैसे ही थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आया तो स्टिमुलस का लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है, तो एक पर्टिकुलर लेवल होने के बाद अगर ये लेवल +50 से प्लस हो जाए तो एक्शन पोटेंशियल यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव हो जाता है। लेकिन अगर ये लेवल थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का कम रहे, इसकी इंटेंसिटी कम रहे, तो ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो अचीव नहीं किया जा सकता। तो इस पॉइंट पे आके थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस आया तो एक्शन पोटेंशियल अचीव होने लगा, तो एक्चुअली सोडियम गेटेड चैनल ओपन होना शुरू हुए। तो यहां पे हम कह सकते हैं सोडियम गेट्स ओपन होंगे। जैसे ही सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो डीपोलराइजेशन होती जाएगी। अब इस डीपोलराइजेशन का एक लेवल +50 पे अचीव हुआ, इससे ज्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, लेकिन हमें मिनिमम जो रिक्वायर्ड है वो +50 है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया तो उसके बाद सोडियम गेटेड चैनल जो है वो क्लोज हो जाएंगे और रीपोलराइजेशन के प्रोसेस में पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। तो इसका मतलब दोनों इकट्ठे ओपन नहीं हो रहे, एक वक्त सोडियम गेटेड चैनल ओपन है और एक वक्त पोटाशियम गेटेड। अब इस वक्त पोटाशियम गेटेड चैनल ओपन हुए तो अल्टीमेटली ये डाउनवर्ड, इसका मतलब ये हुआ कि पोटाशियम जो है वो आउटवर्ड जाना शुरू हुआ, तो लेवल जो है वो कम होना शुरू हो गया, मतलब रीपोलराइजेशन। अब यहां पे फिर से, क्योंकि एक तो पोटाशियम जो है वो फ्रॉम द गेट्स जा रहा है बाहर, और दूसरे नंबर पर यहां से पोटाशियम की लीकेज भी हो रही है, और इस लीकेज की वजह से कहा जाएगा कि पोटाशियम जो है वो जरूरत से ज्यादा बाहर चला गया, जिसकी वजह से एक कंडीशन यहां से लेके यहां तक हाइपर पोलराइजेशन, ये इस लेवल तक हाइपर पोलराइजेशन होगी। उस हाइपर पोलराइजेशन को मेंटेन करने के लिए अब यहां पे आके पोटाशियम गेटेड चैनल्स क्लोज हो गए और सोडियम पोटाशियम पंप एक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली दोबारा से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल अचीव कर दी जाएगी। तो इसका मतलब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो वाला पीरियड जो कि रेस्टिंग कंडीशन से रेस्टिंग तक को ले जाए, यानी कि हाइपर पोलराइजेशन को रिवर्स कर दे, उसको नाम क्या दिया जाता है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। और इस पूरे प्रोसेस में डीपोलराइजेशन से लेकर रीपोलराइजेशन का प्रोसेस तकरीबन एक जो नर्व इंपल्स आती है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल अचीव होता है, उसके लिए तकरीबन 2 से 3 मिली सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस ग्राफ के जरिए हम तमाम चीजों का जो है वो एक समरी बना सकते हैं कि किस तरह से, और इस पे डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको ग्राफ दे के पूछा जा सकता है कि इस लेवल पे कंडीशन क्या है, पोलराइज्ड है,
इस लेवल पे थ्रेशोल्ड अचीव होगा और इस लेवल पे डीपोलराइजेशन होगी, इस लेवल पे तो हर पॉइंट को जो है वो एक ग्राफ की सूरत में उसका जो पॉइंट्स हैं उनको पूछा जा सकता है और एमसीक्यू के लिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अच्छा, अब ये जो नर्व इंपल्स चल रही होती है इसमें दो चीजें हम मेजर कर सकते हैं। एक हम वेलोसिटी को मेजर करते हैं और दूसरे नंबर पे हम स्पीड ऑफ इंपल्स जो है वो उसको मेजर कर सकते हैं। जब हम वेलोसिटीज की बात करते हैं तो वेलोसिटी इन एक्सॉन मेम्ब्रेन एंड साइनेप्टिक क्लेफ्ट आर वेरिएबल। ये वेरिएबल कितनी होती हैं? जो वेलोसिटी ऑफ द नर्व इंपल्स है वो डिपेंड कर रही होती है थिकनेस ऑफ द न्यूरॉन पे। जितनी ज्यादा थिकनेस होगी मेम्ब्रेन की उतना ज्यादा जो है वो वेलोसिटी ज्यादा होगी और उससे हम ऑपोजिट भी कंसिडर कर सकते हैं। इसी तरह से स्पीड की बात करें तो स्पीड डिपेंड करती है किस पे? माइलिनेटेड फाइबर्स पे, कि जो माइलिन शीथ अगर मौजूद होगी तो उसकी वजह से जो इंपल्स है वो पर्टिकुलर एरिया से सिर्फ नोड ऑफ रेनवियर से गुजर रही है, तो इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 120 मीटर पर सेकंड होती है। जबकि जिस वक्त नॉन माइलिनेटेड कंडीशन होगी यानी कि माइलिन शीथ मौजूद नहीं होती एक्सॉन पे, तो वो स्पीड जो है कम हो जाती है और तकरीबन 1 to 3 मीटर पर सेकंड कंसिडर की जाती है। नॉर्मली माइलिनेटेड न्यूरॉन्स पे जो स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड या मैक्सिमम स्पीड जो है वो 120 मीटर पर सेकंड कंसिडर की जाती है। अब इस पॉइंट को हम अनदर टर्म भी कह सकते हैं कि कितने गुना नॉन माइलिनेटेड के मुकाबले में माइलिन शीथ पर जो स्पीड है वो कितने गुना बढ़ जाती है। तो ये एक और एमसीक्यू जो है वो इस पॉइंट से पूछा जा सकता है। माइलिन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बुनियाद पर नर्व इंपल्स को भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें पहले नंबर पे कहा जाता है कंटिन्यूअस नर्व इंपल्स और दूसरे में साल्टेटरी या जिसको डिसकंटिन्यूअस भी कहा जाता है। जो कंटिन्यूअस है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन पर चलती है, जिसका मतलब यह है कि जो कहीं पर भी गैप नहीं आएगा, पूरी न्यूरॉन पर जो आयंस की अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी कि इनर साइड और आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन मूवमेंट है वो कंटिन्यूअस रहेगी और यहां पे कहीं गैप नहीं आएगा। लेकिन साल्टेटरी के केस में क्या होता है कि वो जो न्यूरॉन्स हैं उन जगह पर जहां पे माइलिन शीथ है, इंसुलेशन होने की वजह से आयंस की मूवमेंट नहीं होती और उस वजह से हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेम्ब्रेन है तो इस मेम्ब्रेन पे अगर यहां पे माइलिन शीथ है और इस जगह पे माइलिन शीथ है तो इधर से न्यूरॉन्स की मूवमेंट होगी, इधर से न्यूरॉन्स की मूवमेंट होगी, लेकिन जहां पे इंसुलेशन आ गई, माइलिन शीथ आ गई, यहां से मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर इस एरिया से मूवमेंट नहीं होती तो हमें यूं लगता है जैसे यहां से आयंस मूव किए और उसके बाद यहां से कर रहे हैं, तो ये जंप लाइक कंडीशन होती है। यहां पे लग रहा होता है कि जैसे आयंस जंप कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे डिसकंटिन्यूअस मूवमेंट हो जाएगी, सो दैट विल जंप फ्रॉम नोड टू नोड। माइलिन में जो है वो स्लो, जो नॉन माइलिनेटेड शीथ पे जो चलती है कंटिन्यूअस नर्व इंपल्स वो रिलेटिवली स्लो स्पीड की होती है और साल्टेटरी कंडक्शन जो है वो रिलेटिवली फास्ट स्पीड की होती है। तो ये नर्व इंपल्स के एस्पेक्ट से जो कि विद इन अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन होगा कंडक्शन ऑफ मैसेज या इंपल्स, उसको हम नाम देंगे नर्व इंपल्स। लेकिन जब हम बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स, तो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स क्या है, या दो एडजेसेंट न्यूरॉन्स के दरमियान सिग्नल कैसे ट्रांसफर होगा, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जब हम साइनेप्स की बात करते हैं तो साइनेप्स एक्चुअली वो गैप है जिसमें एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो। ये एक साइनेप्स एक ऐसा गैप है, ये साइटोप्लाज्मिक गैप होता है जिसको हम कहते हैं बिटवीन एक्सॉन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। कैसे? मिसाल के तौर पर यहां पे आप देखिए तो एक जो एक्सॉन है एक न्यूरॉन का, उसका डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन के साथ जो साइटोप्लाज्मिक गैप आ गया, मतलब दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो गैप होता है उसको कंसिडर किया जाता है साइनेप्स। इस साइनेप्स को नंबर के लिहाज से अगर हम देखें तो दैट इज अ सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म साइनेप्सिस विद मैनी अदर न्यूरॉन्स, यानी कि एक एक्सॉन जो है उसके साथ बहुत सारी डेंड्राइट्स जो हैं वो अपना एक लिंक बना सकती हैं।
साइनेप्स जो है वो इंपल्स को आगे ट्रांसमिट कब करेगी? हमेशा एक साइनेप्स जो है या एक इंपल्स जो है वो साइनेप्स को ट्रिगर या इनिशिएट नहीं कर सकती, एक से ज्यादा 2 या 3 इंपल्सेस रिक्वायर्ड होती हैं जिससे मैसेज एक न्यूरॉन से नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ मूव करता है। जो साइनेप्स है इसको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज मे बी इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। तो जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो दैट इज मे बी इलेक्ट्रिकल और केमिकल। दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है दैट इज द गैप बिटवीन द 2 एडजेसेंट न्यूरॉन्स। वो गैप कितना होगा उसकी बुनियाद पर हम इनको क्लासिफाई करते हैं। अगर गैप मिनिमम हो अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, अगर ये 0.2 नैनोमीटर तक हो तो वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है न्यूरॉन्स, और केमिकल में 20 नैनोमीटर तक अप्रोक्सीमेटली साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द साइनेप्सिस केमिकल साइनेप्सिस होती है, लेकिन कुछ साइनेप्सिस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी होती हैं। इन दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो जो सिग्नल ट्रांसमिशन है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में नॉर्मली रैपिड होती है और केमिकल साइनेप्स में स्लो होती है। हम मैकेनिज्म में आगे बात करेंगे कि इसमें पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होना पड़ते हैं केमिकल साइनेप्स में, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में वो आयंस का सिग्नल ही नेक्स्ट में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स में देखें तो हमने कहा दैट विल बी डायरेक्ट, दैट ट्रिगर थ्रू आयंस। जो सोडियम पोटेशियम आयंस की मूवमेंट है वही इसको ट्रिगर करती है और अल्टीमेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है। जबकि केमिकल साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर पर्टिकुलर केमिकल जो हैं वो ये काम कर रहे होते हैं, जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स का नाम देते हैं। जब हम ट्रांसमिशन का मैकेनिज्म देखें तो होता क्या है, एक्चुअली नर्व इंपल्स जो है अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन चल रही होती है। जैसे ही ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में चल रही है तो उसका जो ये पर्टिकुलर एरिया जो कि एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन जब आता है उसको हम नाम देते हैं साइनेप्टिक नोब। इस साइनेप्टिक नोब के अंदर मैनी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसमें स्पेसिफिकली साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जिनको नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब होता यह है कि जैसे ही नर्व इंपल्स आती है यहां तक, तो इस जगह पे आके कैल्शियम गेटेड चैनल्स को ट्रिगर किया जाता है। कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम की कंसंट्रेशन इनसाइड द साइनेप्टिक नोब बढ़ती है, और उसकी वजह से जो ये साइनेप्टिक नोब्स हैं दैट कैन अटैच विद द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन्स। जैसे इसके साथ अटैच होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो उस फ्यूजन की वजह से यहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। अब इसके न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने की वजह से यहां पे ये पर्टिकुलरली आके इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को एक्साइट कर देते हैं, जिसको हम पोस्ट साइनेप्टिक एक्साइटेशन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। लेकिन जब ये अपना इस एक्साइटेशन होती है तो आगे सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, गेटेड पंप जो है वो क्लोज हो जाते हैं और वर्किंग खत्म कर देते हैं, और सोडियम गेटेड चैनल्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं और एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा तो अब यहां पे जो एक्साइटेशन हुई थी उसको इनहिबिट किया जाता है, और उस इनहिबिट करने के लिए क्या होता है, यहां पे पर्टिकुलर हाइड्रोलिसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर्स की जाती है बाय पर्टिकुलर एंजाइम्स और पर्टिकुलर केमिकल। जैसे एसिटाइल कोलिन अगर न्यूरोट्रांसमीटर हो तो उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के जरिए की जा रही होती है ताकि फर्दर एक्साइटेशन का प्रोसेस रोक दिया जाए। तो ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके जरिए ये प्रोसेस जो है उसको प्रोसीड किया जाता है। अब ये जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का है, जो कि पर्टिकुलरली पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर मौजूदा रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड करते हैं और उसको एक्साइटेशन में ले आते हैं, एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं, जिससे नर्व इंपल्स जो है वो नेक्स्ट मेम्ब्रेन्स तक या नेक्स्ट न्यूरॉन पे प्रोसीड करती है। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स को अगर जाने तो न्यूरोट्रांसमीटर हमने कहा दीज आर द केमिकल रिलीज्ड एट द न्यूरॉन एंडिंग ऑफ एक्सॉन।
तो पर्टिकुलरली प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होने के बाद साइनेप्टिक वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। यहां पे जो ये केमिकल्स हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के मोर देन 300 टाइप्स ऑफ केमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो स्टडी किए जा चुके हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन जो है वो एसिटाइल कोलिन है, एड्रेनालिन है, नॉर एड्रेनालिन है, सेरोटोनिन, डोपामिन एंड मैनी अदर्स। इनमें से जो एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर, ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है जो कि सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करता है, और वो है एसिटाइल कोलिन। बाकी तमाम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, लेकिन सिर्फ एसिटाइल कोलिन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रिलीज होता है और अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स को दो बेसिक कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं सम न्यूरोट्रांसमीटर्स आर एक्साइटेटरी एंड सम आर इनहिबिटरी, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो कि एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नर्व इंपल्स को इनिशिएट करने के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो कि नर्व इंपल्स को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें एक्साइटेटरी, तो उसमें एसिटाइल कोलिन है, एड्रेनालिन है, उसके अलावा नॉर एड्रेनालिन है, या जिसको हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का नाम देते हैं। जबकि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में भी मुख्तलिफ किस्म के ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर आते हैं, जिसमें एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो गाबा, GABA हम एग्जांपल देते हैं, जो कि एज अ इनहिबिटरी रोल प्ले करती है। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी, ये डिफरेंट कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस जो है वो रिलीज होते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के साथ साथ एज अ हार्मोन बिहेव करते हैं, सच एज एंडोर्फिन्स, जो कि परसेप्शन ऑफ पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे विल एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एज वेल एज द हार्मोन, दीज आर कॉल्ड एज एंडोर्फिन्स। तो यहां पे हमने समराइज किया साइनेप्स को। अब हम वो पूरा पॉइंट जो है वो उसको पढ़ चुके हैं कि किस तरह से एक न्यूरॉन से मैसेज विद इन द न्यूरॉन ट्रेवल करता है और किस तरह से एक न्यूरॉन से मैसेज अगले न्यूरॉन की तरफ ट्रेवल करता है। तो वो गैप जिसके जरिए एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन की तरफ मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम नाम देते हैं साइनेप्स। तो ये पॉइंट यहां तक हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे सिलेबस में है दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो उसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली दोनों को अगर डिफाइन करें सबसे पहले, तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक इनवॉलंटरी एंड इमीडिएट एक्शन है, और रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसके जरिए इस इनवॉलंटरी या इमीडिएट एक्शन को प्रोसीड किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं इनवॉलंटरी या इमीडिएट एक्शन इन बॉडी वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है, और पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्स आर्क। अब इसमें जो पाथवे इन्वॉल्व होता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिफ्लेक्स आर्क है, तो उसमें हम जो की पॉइंट्स देखते हैं, सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ स्टिमुलस होगी रिसेप्टर से, और दूसरे नंबर पे इस रिसेप्टर से मैसेज को भेजा जाता है टूवर्ड्स द सेंसरी न्यूरॉन। सम टाइम रिसेप्टर जो है वो न्यूरॉन एंडिंग्स ही होते हैं, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, और इनसे मैसेज को आगे इंटर न्यूरॉन की तरफ सप्लाई किया जाता है, यानी कि उस मैसेज को इंटर न्यूरॉन जो कि ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। अब रिफ्लेक्स एक्शन में क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, तो इसलिए इंटर और एसोसिएटिव न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब इससे स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो है ब्रेन की तरफ जा सकता है, लेकिन क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन के केस में ब्रेन की तरफ नहीं जाता, तो मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ टुवर्ड्स द मोटर न्यूरॉन आ जाएगा। अब मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन के साथ फर्दर इफेक्टर्स अटैच होते हैं, दैट इज मे बी अ मसल जो कि कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और ग्लैंड that is may be responsible to produce the secretions जो कि अपना एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो सारा मेथड है
इसमें कोई भी एग्जांपल ली जा सकती है। फॉर एग्जांपल रिसेप्टर हमारे फिंगर के रिजेस पे, टिप्स पे मौजूद हैं जो कि पेन को परसेप्ट करते हैं, या टच को जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, उसको मैसेज को इंटरन्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड और उससे फिर आगे इफेक्टर्स की तरफ भेजा जा सकता है। जैसे हम किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो विद इन फ्यू मिली सेकेंड्स अपने थॉट्स को यूज किए बगैर, अपने जो इंटेंशंस हैं उनको यूज किए बगैर इनवॉलंटरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, अपने हाथ को पीछे करना, वो बुनियादी तौर पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो वो तमाम इमीडिएट और इनवॉलंटरी एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएंगे। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन में कोऑर्डिनेशन सिस्टम के जो कोऑर्डिनेशन जो स्टेप थे नर्वस कोऑर्डिनेशन में, उसके तीनों कंटेंट्स जो हैं जिसमें रिसेप्टर, न्यूरॉन एंड इफेक्टर्स इन्वॉल्व हुए। जब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्पेसिफिकली नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम जो है वो मोस्ट एडवांस और मोस्ट कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम है। तो यहां पे हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम के जो फर्दर डिफरेंट स्टेजेस हैं या डिवीजन्स हैं उनकी बात करते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो बेसिक डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से हैं जिसमें ब्रेन है और दूसरे नंबर पे स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन के पार्ट हम जानते हैं फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, और हाइंड ब्रेन के साथ फर्दर एसोसिएटेड होती है स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों हिस्से जो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट समझा जाता है। ब्रेन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के थॉट्स एंड इमोशंस में और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, जिसमें मैसेज को रिसीव करना है और उसके बाद मेमोरी फॉर्मेशन के लिए भी, इमेजिनेशन के लिए, थॉट्स के लिए, फर्दर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज के लिए, या जो मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज जो है वो इससे परफॉर्म की जाती है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो कि हम अगले अपने लेक्चर के हिस्से में देखेंगे डिटेल में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें हम दो किस्म की न्यूरॉन जो कि आउटसाइड द ब्रेन और न्यूरॉन होंगी उसको कंसीडर करेंगे। तो हमने ये बात की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं हो सकती। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दो किस्म की न्यूरॉन्स जो है वो मौजूद होती हैं। अब ये जो मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन है, इनको सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर एंड ट्रांसफर टुवर्ड्स द इंटर न्यूरॉन एज वेल एज टुवर्ड्स मोटर न्यूरॉन। जबकि मोटर न्यूरॉन जो है ये इफेक्टर के साथ अटैच होंगी और मैसेज को कंडक्ट करेंगी टुवर्ड्स द इफेक्टर टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स। अब वो रिस्पॉन्स किस किस्म का प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी बुनियाद पर ये दो तरह के होंगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे तो इसका मतलब यह है कि वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए, यानी कि स्केलेटल मसल के साथ जो हमारी मोटर न्यूरॉन्स एसोसिएटेड हैं, उन तमाम जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए जो मोटर न्यूरॉन्स होंगी वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होंगी, और वो तमाम जो कि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए इन्वॉल्व हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होंगी। अब ये जो सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसमें से इनवॉलंटरी एक्टिविटीज के लिए ऑटोनॉमिक कहा, तो ये दो तरह से इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जिसमें सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो यह डिवीजन कंसीडर की जाती है। सिंपैथेटिक हमेशा इमरजेंसी की कंडीशन में या किसी भी स्ट्रेस की कंडीशन में एक्टिवेट होगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, जो एक्साइटेड स्टेट है उसको नॉर्मल कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन में वापस लाने के लिए एक्टिवेट होगा। जैसे सिंपैथेटिक जो है इसके लिए एक वर्ड लिखा गया दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट और फ्लाइट, हमेशा इमरजेंसी की कंडीशन होगी। जबकि पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाएगा, कंडीशंस को बैलेंस्ड कंडीशन की तरफ लाने के लिए काम करेगा। तो ये सारा एक समराइज किया हमने जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट था, जिसमें से हम फर्दर अपने लेक्चर के हिस्से में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करते हैं, और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जैसे कि हमने पहले बात की कि ये दो बुनियादी कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है जिसमें ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है।
अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करते हैं, जो कि बॉडी और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें इंटरेक्शन के जरिए बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है उसको वेल स्टेबलाइज किया जाता है। अब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट स्ट्रक्चर है, वो हॉलो होता है और फ्लूइड फिल्ड होता है। इसमें जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो बुनियादी तौर पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जो कि ऐसा फ्लूइड है जिसकी कंपोजिशन मोर और लेस प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर होती है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स का जो डिफरेंस देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन की बुनियाद पर ब्रेन जो है वो स्कल में मौजूद होता है और उसके मुकाबले में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेन बॉडी में, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर या अबव द वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होती है। उसके मुकाबले में स्ट्रक्चर देखें तो ब्रेन जो है उसमें 4 कैविटीज होती हैं जिसको वेंट्रिकल्स का नाम दिया जाता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल कैनाल पर मुश्तमिल होती है, जो कि तकरीबन 18 इंचेस लेंथ में और अप्रोक्सीमेटली हाफ अ इंच विड्थ होती है, जो कि माइनर चेंज हो सकती है, लेकिन ऑन एवरेज हाफ एन इंच इसकी विड्थ होती है। प्रोटेक्शन देखें तो 3 तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। फर्स्ट वन बोनी प्रोटेक्शन, सेकंड मेम्ब्रेनस एंड थर्ड वन फ्लूइड प्रोटेक्शन। तो अगर हम पहली बोनी प्रोटेक्शन देखें तो क्योंकि स्कल के अंदर ब्रेन मौजूद होता है तो स्कल की जो बोन है, एक क्रेनियम, वो इसको प्रोटेक्ट करती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम में है तो इसलिए न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करती हैं। मेम्ब्रेनस जो है वो उसमें देखें तो दोनों में कॉमन ये जो प्रोटेक्शन है वो कॉमन होती है, जो कि मेनिंजेस के जरिए ट्रिपल लेयर, उसमें जो 3 लेयर्स हैं उनको देखें तो जो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर, ये तीनों अकॉर्डिंग टू देयर अरेंजमेंट है, मतलब कि इनके सीक्वेंस भी यही होता है। ड्यूरा मैटर आउटर मोस्ट होती है, अरेक्नॉइड मैटर सेंटर में और पिया मैटर जो है वो इनर मोस्ट होती है, और अरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर के दरमियान में भी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है इन दोनों के दरमियान में, जबकि पिया मैटर अरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के दरमियान नहीं होता। और फ्लूइड फिल्ड प्रोटेक्शन जो है वो हम पहले बात कर चुके हैं, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है जिसको CSF भी कहा जाता है। तो ये 2 बेसिक कंपोनेंट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन को डिटेल का स्ट्रक्चर देखने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जो ब्रेन है, जैसा कि हमारी बॉडी का सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है, इसके अगर हम पार्ट्स देखें तो 3 बेसिक पार्ट्स में ब्रेन को डिवाइड किया जाता है, जिसमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अगर इन तीनों पार्ट्स में देखें तो बाय पार्ट या बाय साइज लार्जेस्ट पार्ट फोर ब्रेन होता है, जिसको डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और इसके जो सब पार्ट्स हैं उसमें थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम है। ये 3 पार्ट्स में इसको सब पार्ट्स कहा जाता है जिसमें डिवाइड किया जाता है। थैलेमस एक्चुअली एज अ रैले सेंटर काम करता है, और ये रैले सेंटर बुनियादी तौर पर सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो कि स्किन के जरिए हासिल की जाएंगी, और बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम। अब यहां पे याद रखिए इंफॉर्मेशन जो है, यहां पे इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, नाउ दैट इंफॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड टू द लिम्बिक सिस्टम और मे बी टूवर्ड्स द दैट थैलेमस से इसको सप्लाई किया जाएगा या तो लिम्बिक सिस्टम की तरफ या टूवर्ड्स द सेरिब्रम। ये कौन डिसाइड करेगा? दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर वो बेसिक इमोशन से रिलेटेड है तो उसको सप्लाई किया जाएगा लिम्बिक सिस्टम की तरफ, और अगर वो एडवांस प्रोसेसेस से इन्वॉल्व है तो उसको सेरिब्रम की तरफ भेज दिया जाता है। तो ये 2 पार्ट्स के लिए एज अ रैले सेंटर काम करता है। फोर ब्रेन का जो सेकंड पार्ट जिसको हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फर्दर 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हाइपोथैलेमस है, एमिग्डाला है और उसके बाद हिप्पोकैम्पस है। अब जो हाइपोथैलेमस है ये बुनियादी तौर पर कोऑर्डिनेटिंग लिंक है बिटवीन नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन और हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस करता है, जिसके जरिए नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एक लिंक बनता है। जबकि एमिग्डाला जो है वो बेसिक और प्रिमिटिव इमोशन से, जैसा कि फियर, रेज,
ट्रंक्विलिटी, हैप्पीनेस, सेक्सुअल अराउजल और मुख्तलिफ ऐसे जो बेसिक इमोशंस हैं उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर जो है वो अमिगडाला होगा। जबकि हिप्पोकैम्पस जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, ये एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाता है कि मेमोरी फॉर्मेशन के लिए लिम्बिक सिस्टम का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, तो हिप्पोकैम्पस एक्चुअली लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि फोरब्रेन का थर्ड पार्ट देखें तो सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोरब्रेन कहें तब भी सेरिब्रम है, और लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहें तब भी सेरिब्रम है। ये बुनियादी तौर पर दो हेमिस्फेयर पर मुश्तमिल होता है, जिसमें राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर है, और इन दोनों हेमिस्फेयर को अटैच रखने के लिए एक बंडल ऑफ एक्सॉन आते हैं जिनको नाम दिया जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम। अब ये जो स्ट्रक्चर है इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, और सरप्राइजिंगली यहां पे ये भी याद रखिए जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, ये एडवांस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और उसमें जो बेसिकली एडवांस एक्टिविटीज, जैसे दोनों में बेसिक डिफरेंस लिम्बिक सिस्टम बेसिक इमोशन के लिए और सेरिब्रम जो है वो एडवांस एक्टिविटी के लिए, मिसाल के तौर पर स्पीच का प्रोसेस जो है, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस है, जजमेंट है, इमोशंस हैं, थॉट्स है, ये तमाम चीजें जो कि एडवांस प्रोसेसेस कंसिडर किए जाएंगे, जिसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी भी है। तो इसका मतलब लिम्बिक सिस्टम भी मेमोरी की स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेरिब्रम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी स्टोरेज। जबकि मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन जो है वो ह्यूमन के केस में रिड्यूस्ड पार्ट होता है, और ये एक्चुअली बिहेव करता है एज अ दैट कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज। ये भी एज अ रिले सेंटर के तौर पर काम करता है, जो कि फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन के दरमियान जो है वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने से, यानी कि फोर ब्रेन से इंफॉर्मेशन को हासिल करेगा और हाइंड ब्रेन तक जो उस इंफॉर्मेशन को जो है वो भेजने के लिए हेल्प करेगा। तीसरा पार्ट जो कि ब्रेन का हाइंड ब्रेन है, उसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पोन्स है, मिडल्ला एंड सेरिबेलम। तो पहला पार्ट जो है इसका मिडल्ला कंसिडर किया जाता है, जो कि मिड ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, उसका फर्दर पार्ट पोन्स के साथ, और लास्ट पार्ट जो है वो सेरिबेलम है। अगर हम मिडल्ला की बात करें तो ये सेवरल ऑटोनॉमिक फंक्शंस को मेंटेन करता है, जैसा कि ब्रीदिंग को, स्वॉलोइंग के प्रोसेस को। तो जो ऑटोनॉमिक फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये अपना रोल प्ले करता है, जबकि पोन्स जो हैं वो ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस, इसके साथ साथ रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। अब ये दोनों में भी एक एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पॉइंट, जो कि अक्सर कंफ्यूज करता है। मिडल्ला जो है वो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जबकि जो पोन्स हैं वो रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि हम कॉमनली कह सकते हैं ब्रीदिंग सेंटर जो है वो मिडल्ला के पास होता है, जबकि रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग को जो कंट्रोल करता है वो पोन्स हैं। थर्ड पार्ट देखें तो सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ये एक्चुअली बर्ड्स के अंदर ज्यादा एडवांस होता है और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट में उनको मदद देता है। ये सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेट करता है बॉडी मूवमेंट को, यानी कि हमारी जो मूवमेंट हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने के लिए इसका एक रोल होता है। उसके साथ साथ ये मेमोरी स्टोरेज में भी इसका रोल है। तो इसका मतलब 3 स्ट्रक्चर जो हैं वो मेमोरी की स्टोरेज में हेल्प करते हैं ह्यूमन के केस में। अगर हम इन जनरल देखें तो हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, दूसरे नंबर पे सेरिब्रम और तीसरे नंबर पे सेरिबेलम। तो फोर ब्रेन के 2 पार्ट और हाइंड ब्रेन का एक पार्ट जो है वो मेमोरी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। ये जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शंस जो हैं वो हमने ब्रेन में डिस्कस किए। अब ब्रेन के साथ आखिर पे जो है वो मिडल्ला ओब्लोंगेटा के जरिए स्ट्रक्चर जो अटैच होता है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, उसके लेवल्स क्या हैं और कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसको जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअली एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रल हॉलो कैनाल है प्रेजेंट या प्रोटेक्टेड बाय द न्यूरल आर्चेस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम।
अब ये जो वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल आर्चेस से प्रोटेक्टेड होती है, ये होलो कैनाल के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन 18 इंचेस तक हमने अभी डिस्कस की, और उसके साथ साथ इसकी विड्थ जो है वो हाफ एन इंच ऑलमोस्ट जो है वो विड्थ कंसिडर की जाती है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में दो बुनियादी पार्ट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। एक जिसको हम ग्रे मैटर का नाम देते हैं और दूसरा व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एक्चुअली इसलिए इसको कहा जाता है बिकॉज इट कंटेन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो इसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, जबकि जो व्हाइट मैटर है उसकी अपीयरेंस व्हाइट होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ एट द न्यूरॉन्स प्रेजेंट इन दिस रीजन। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के साथ ही ग्रे मैटर के सेंट्रल पार्ट में यहां पर सेंट्रल होलो कैनाल मौजूद होती है, और इसका जो एरिया है साइडों पर, जो ग्रे मैटर है वो एक्चुअली नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स होने की वजह से उसका कलर जो है उस बुनियाद पर इसको ये नाम दिया जाता है। रिमेनिंग जो पेरिफेरल पार्ट है उसमें व्हाइट मैटर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिनेटेड फाइबर्स। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बुनियादी तौर पर जो एक स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ मैसेज जो है वो हमेशा रिसेप्टर के जरिए टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में एसोसिएटिव न्यूरॉन के जरिए मोटर न्यूरॉन से होता हुआ टूवर्ड्स द इफेक्टर आएगा। तो अगर रिसेप्टर के साथ हम देखें तो जो डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लियन है इसके जरिए मैसेज टूवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड जाता है, और वेंट्रल रूट के जरिए मैसेज अवे फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड ले जाया जाता है। डॉर्सल रूट में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं और वेंट्रल रूट के अंदर मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, जबकि डॉर्सल रूट के अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है उसकी सेल बॉडीज आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट करती हैं। तो ये डायग्राम में से हमें डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि इसकी अपीयरेंस कैसी है, उसके साथ जो न्यूरॉन्स अटैच हैं उनके सेल बॉडीज और नर्व्स जो है वो किस जगह पे किस तरह से उनकी लोकेशन जो है उसके बारे में क्वेश्चन एमसीक्यू के सूरत में पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट अगर हम इसी का फंक्शन देखें, फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो इसमें हम कहते हैं जो मेन फंक्शन है दैट इज सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस। जो भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए ये एक्ट करता है, अपना रोल प्ले करता है। तो इनवॉलंटरी एक्टिविटी के लिए मैसेज ब्रेन तक नहीं जाता बल्कि रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से वापस इफेक्टर की तरफ भेज दिया जाता है। जबकि सम टाइम ये वॉलंटरी एक्टिविटीज में भी जो कि सेंसरी इंपल्सेस को स्किन से और मसल से टुवर्ड्स द ब्रेन भेजता है, और जबकि मोटर इंपल्सेस को ब्रेन से टुवर्ड्स द मसल और ऑफ नेक एंड लिम्स की तरफ ट्रांसफर करता है। इसका मतलब ये जो एज अ रूट के तौर पर जो हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज हैं उसमें पाथवे के तौर पर एक्ट करता है, जबकि इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में मेन रोल स्पाइनल कॉर्ड का कंसिडर किया जाता है। यहां तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।